हिप क्रिएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? सर हिप क्रिएशंस का जो स्टेप था, मैक्स हिप जो हम लोग क्रिएट किए थे, दिस इज द फाइनल व्हाट वी कैन सी ऑन योर स्क्रीन। वंस अगेन एक बार जस्ट रिकैप कर ले। हम लोग लास्ट पेरेंट से शुरू करेंगे, दैट इज उस पेरेंट का उस नोड का इंडेक्स जो सबसे ज्यादा हो, और उसके लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड दोनों में से जो बड़े चाइल्ड है उसको फाइंड कर लेंगे, एंड द लार्जर वैल्यू जिस चिल्ड्रन का है उससे पेरेंट को कंपेयर करेंगे, और अगर पेरेंट छोटा है चाइल्ड से तो उसको इंटरचेंज करेंगे, एंड फिर उस पर्टिकुलर नोड का हिप सेटिस्फाई हो गया, बन गया, देन वी विल कम बैक एंड रिपीट द सेम प्रोसेस। यहां तक तो ठीक था। नाउ सर हाँ बोलिए। सर जो आई फाइंड करते हैं हम, वो क्या रहता सर? आई आई जो 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 सबसे पहले ये बात, तो इसके चलिए फर्स्ट स्टेप को मूव करते हैं। ये जो आपका है, सबसे पहला काम है आई को प्लेस करना, मतलब उस पेरेंट पर जिसकी इंडेक्स सबसे बड़ी है, सर और लेकिन ये हम इस जो फॉर्मूला से क्रिएट कर लेते हैं। सर लेकिन ये फॉर्मूला हर वक्त काम करेगा क्या सर? हाँ जी, हर वक्त कोई भी रैंडमली, हमने कहा था ना, आप थोड़ा कोई भी आइटम के लिए आप चेक करके देखोगे, जैसे अभी 10 आइटम है, मान लो 11 आइटम होता सपोज, तो 11/2 इंटीजर डिवीजन करना है, तो 11/2 5 हुआ, 5 - 1 4 हो गया, वहीं पे रहेगा ना। सर लेकिन अगर एरे में 100 अगर समझो सबसे पहले आ गए तो 100 की से मतलब नहीं। मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूं, इट इज लार्जर इंडेक्स, नॉट वैल्यू। आई बात समझ में? इंडेक्स मतलब जो 4 है वो हाँ, 4 4 4 4, हमें फोर्थ आइटम से, फोर्थ से मतलब है, फोर्थ इंडेक्स पे आइटम कौन सा है उससे मतलब नहीं है। मैं इसलिए मेरे वर्ड को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट इंडेक्स विच इज अ पेरेंट, मतलब जिसके पास चाइल्ड हो, तो वो 4 ही है ना, हाँ सर। क्योंकि 4 के बाद देखो 5 5 ऑनवर्ड्स तो कोई चिल्ड्रन चाइल्ड है ही नहीं नोड के पास। हाँ सर। तो मैं 100 को नहीं देखना है, उस इंडेक्स को देखना है। ठीक है सर। ओके, दैट वाज कंफ्यूजन आई थिंक। हाँ सर। हाँ, तो अब हिप बनाने के प्रोसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस हिप इज क्रिएटेड, अब एक बार जब हिप बन जाएगी, तो फॉर सॉर्टिंग पर्पस वी विल इंटरचेंज बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट आइटम। So after interchanging, we are having this. Now, अब ये देख रहे हो इस एरिया में एक आइटम तो सॉर्ट हो गई है, तो एट दिस लोकेशन, एट दिस पॉइंट जो हमने सॉर्टिंग की थी, नंबर ऑफ आइटम हमारे पास कितना था? 10 था, है ना? नाउ बाय लीविंग वन आइटम, same process we have to repeat. Now we will say we have only 9 items. गौर से देखना, मतलब लास्ट आइटम को छोड़ देंगे। इस तरह से 0 से लेके 8th लोकेशंस के बीच में जो आइटम होगा, हम सिर्फ उसका हीप क्रिएट करेंगे। रिक्रिएट द हीप,
एंड इंटरचेंज फर्स्ट एंड लास्ट आइटम। इस तरह से सेकेंड आइटम सॉर्ट हो जाएगा। वंस अगेन n विल बी डिक्रीमेंटेड एंड ये प्रोसेस तब तक कैरी होगी जब तक नंबर ऑफ आइटम आपके पास एक से ज्यादा होता है। तो फर्स्ट स्टेप में 10 आइटम का हीप बना था। अब नाउ दिस इज पास टू, अगर हम इसको बोल सकते हैं, इफ आई से सेकेंड पास, तो पास टू में अब हमारे पास कितने आइटम दिख रहे हैं? 9 आइटम। वो 100 जो एरे में है उसको देखने की जरूरत नहीं है, एन विल डिसाइड हाउ मेनी आइटम्स। तो 9 आइटम होगा, मतलब 0 से लेके कहां तक चलेगा इंडेक्स? 8 तक। अब 0 से 8 के बीच के आइटम को का वंस अगेन हमें हीप क्रिएट करना है। तो 8 का बन जाएगी। बस मैं इनिशियल फिगर बना के छोड़ दूंगा, प्रोसेस रिमेन्स सेम। अब इस स्टेज से ऑपरेशंस कंपेयर टू प्रीवियस स्टेज ज्यादा फास्ट होगा, देखोगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोर्शन का हीप तो पहले से ही सेटिस्फाई होगा। है ना? पेपर वर्क जब आप लोग करोगे, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। मतलब खुद जैसे मैं बना रहा हूं, आप भी बनाए। देखो, यहाँ पे मैंने 100 को छोड़ दिया बिकॉज वी आर क्रिएटिंग हीप फॉर ओनली फर्स्ट 9 एलिमेंट्स। मतलब 0 इंडेक्स से लेके कहां तक? 8वां इंडेक्स तक। गॉट इट? अब इसमें देखोगे तो जिस पोर्शन में इंटरचेंज हुआ है, तो बिटवीन 8 एंड 100, तो नीचे का सारा का हीप ऑलरेडी आपको सेटिस्फाइड मिलेगा। देख लो, इस केस में अगर हम इंडेक्स नंबर लिख दें फॉर अ मोमेंट, if I write the index number also, so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहां सबसे लार्जेस्ट इंडेक्स कौन सा है? विच इज पेरेंट? दैट इज 3। कैसे मिल गया? 8/2 -1 मिला कि नहीं मिला? सेम फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ आइटम बाई 2 -1। यस। अब देख लो तो गौर से, थर्ड इंडेक्स की हीप ऑलरेडी सेटिस्फाइड है कि नहीं है? इट इज सेटिस्फाइड। देन सेकेंड इंडेक्स सेटिस्फाइड, फर्स्ट इंडेक्स सेटिस्फाइड। ओनली वायलेशन होगा 0th इंडेक्स का। सो लुक एट दिस, फ्रॉम सेकेंड पास ऑनवर्ड्स ऑपरेशन बिकम्स क्वाइट फास्ट, क्वाइट फास्ट। तो अगर हम अपने एल्गो को मॉडिफाई करते सेकेंड पास ऑनवर्ड्स के लिए, तो वी कैन डायरेक्टली क्रिएट हीप ऑफ 0th इंडेक्स। बट एनीवे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सिंपली चेक एंड प्रोसीड। सो 0th इंडेक्स का क्या हो जाएगा? इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड में बड़े चाइल्ड को देखेंगे, इट्स लेफ्ट चाइल्ड, सो देयर विल बी इंटरचेंज। सो आफ्टर इंटरचेंज व्हाट विल हैपन? 75 चला जाएगा 0th इंडेक्स पे और 8 आ जाएगी 1th इंडेक्स पे। अगेन नीचे की वायलेशंस होगी 8, 25, 45, so there will be interchange between 8 and 45. Getting the point? तो एक ही बार में हम डायरेक्ट जब चीजों को समझ रहे हो,
तो हम फाइनल फिगर बना देते हैं. First there will be interchange in between these two item, and then उस interchange के बाद there will be interchange in between these two item. तो final figure I can draw. Just one step I'll do. The final figure will become 75 on top, 0th index. Then 45 will be here. मैंने दोनों इंटरचेंज में एक ही साथ दिखा दे रहा हूं. You understand all that thing. And then 8 will come on this side. बस remaining figure तो as it is है ना. Remaining figure तो as it is है. 25 this side, then 15 this side, then 2 this side, है ना. Then this side 70, 5 and 30. Okay, so this way we can see that heap has been created for all. Is it clear? Now the step is we will copy down and modify as per this heap created. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? 75 0. Let me write down the index first, so there will be no confusion. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. So at 0th index we have 75 and 1th index we have 45. Say then there is an interchange of 4th index, that is 8. Are you getting the thing? 0 1 4 इसी पे तो changes हुआ है. 0 1 and 4th index. Rest elements are same. Now there will be exchange for sorting purpose. There will be interchange between first and last element. Now tell me which is first element and which is last element. Last is as per the value of number of elements 9. So किसके किसके बीच में interchange होगी भाई? 0th and yes 0th and 8th index के बीच में. Good. Now you got the point. So मैं अब सिर्फ इतने चीजों को इस स्टेप को करके आपके लिए छोड़ दूंगा. This will continue. So for sorting purpose, now 2 will come here and for 75 will go there. So this pass is complete. है ना? Now pass 3 goes. बस pass 3. In pass 3, what will happen? This final what sorted is there, that will be carried out. And total elements at this level will become how much? 1 decremented, that is 8. मैं finally लिख देता हूं. This process
continues this process continues till we have n greater than 1. Clear? Is it clear to all? Now we shall move to code. How we do this heap sorting. Now close all, and I'll open the same sorting project which already we have created. है ना? Sorting demo. Now in quick sort, merge sort date लगा हुआ है. Now I'll put a date. Today is 18th 5/2022. प्रोसेस क्या है? हिप सॉर्ट. यहाँ लिख भी देते हैं. हिप सॉर्ट. हिप सॉर्ट में क्या था भाई, याद है ना? 2 स्टेज. The first thing is we will create heap, and once heap gets created, for heap sorting, what we are supposed to do, if you remember, for heap sorting, heap sort, what we do, total number of item will find, है ना? We'll find total number of item, that is a dot length. A dot length is total number of item. And मैंने क्या कहा था, कब तक ये sorting process repeat होगी? जब तक n की value greater than 1 हो जाती है, and after every exchange, number of item gets decremented. Got the point? अब पहला first work क्या है? What is the first task? Make max heap. Max heap of how many item? We must pass a and number of item n. Once heap have been created, एक बार जब heap बन जाती है, always there is exchange between 0th item and between 0th item and कौन से item के बीच में? Zeroth item and last item. So with respect to n, last item की index क्या होगी? n-1. Is that clear? इस प्रोसेस में, इस छोटे से कोड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है.
बिकॉज पहला टास्क हीप बनाना है, मैंने उसके लिए एक फंक्शन बना दिया, एंड अब उस फंक्शंस को डिजाइन करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। once heap gets created of n item, initially number of elements जितना एरे में है उतना होगा, thereafter n gets decremented, again heap will be created for those many items and so on. So अब पेशेंटली ध्यान दीजिए, हम लोग अब मेक हीप बनाने जा रहे हैं। We are creating a functions which creates make heap, and it is the only complex task. I received array and total number of item जितने उस array के अंदर है जिसका हीप बनाना है। एरे डॉट लेंथ नहीं सोचेंगे, वो फर्स्ट टाइम ही होगा, उसके बाद तो घटती चली जाएगी। सो वी विल से कितने आइटम की हीप बनानी। अब देखो हीप बनाने का प्रोसेस क्या था। सबसे पहले याद होगा आई इंडेक्स को सेट करना, राइट। आई इंडेक्स किस फॉर्मूला से बनी थी, याद है, n/2 - 1। n/2 - 1। तो मैंने आई को सेट कर लिया, उसके बाद आई तो घटना शुरू हो जाता है ना। तो कब तक काम होती है, 0th इंडेक्स तक। देन आई एवरी आइटरेशंस के बाद रिपीट होती रहती। इस लूप को लिखने में कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होगी I'll show you again the figure back. सर बोलिए। वो सर जो आपने हीप सॉर्ट बनाया है हाँ उसमें तो जितने एलिमेंट्स है उतने हीप बनते जाएंगे ना नए। तो हाँ हाँ भाई, तो ये लूप रिपीट होता रहेगा, नहीं देख रहे हो। हाँ फर्स्ट टाइम हीप बनेगी n एलिमेंट का। हाँ 9 एलिमेंट्स की, फिर 8। हाँ 9 नहीं, जितनी भी टोटल एलिमेंट है। हाँ हाँ तो हीप बनेगी, उसके बाद वो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का एक्सचेंज हो रहा है कोड 3 लाइन में जो हाँ है ना। और हीप बनाने की कोड अब हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये लूप हर बार रिपीट होती रहेगी, हीप बनेगी, इंटरचेंज होगा, प्रोसेस रिपीट, n घट गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर 8 एलिमेंट का हीप बनेगा, फिर इंटरचेंज, फिर 7 एलिमेंट की हीप बनेगी, फिर इंटरचेंज एंड सो ऑन। हाँ सर ठीक है। मेन है और हीप बनाने वाला। हाँ ये हमने आई को नीचे ही मेक मैक्स हीप में जो हाँ फॉर लूप है तो उसमें आई स्टार्ट कहाँ से होगा। देख नहीं रहे हो, ये भाई इतना जो ट्रेस किए सब भूल गए। ये आई सेट टू लार्जेस्ट इंडेक्स विच इज पेरेंट, और फॉर्मूला क्या था, n/2 - 1। तो उसकी कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना हमको, क्योंकि अरे हमने भाई तो तुम भी हद कर देते हो, रुक कहाँ सोच रहे हो, किसकी वैल्यू देनी होगी, n की। आई की। अरे आई की ही वैल्यू ने वो फॉर्मूला सेट कर रहा है भाई, n/2 - 1। अरे भाई इस जावा के स्टेटमेंट को समझने में प्रॉब्लम। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू असाइन करते हैं किस में, लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो कौन है लेफ्ट हैंड साइड, आई। तुम बोल रहे हो आई की वैल्यू देनी होगी, तो यही तो दे रहा है आई की वैल्यू।
ठीक है आई की वैल्यू कहाँ से मिलती है? n/2 - 1 फॉर्मूला से, यस या नो? यस तो फिर कंफ्यूजन क्यों हुआ? हमेशा जो लिखने का आदत है फॉर लूप, i = 0, i = 1, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो गया। इज इट क्लियर? यस सर तो आई की वैल्यू ही तो हम लोग सेट कर रहे हैं, और आई हर बार जब हीप, उस पोर्शन की जो हीप बन जाएगी तो आई हम घटाते हैं, और ये कब तक होगी? जीरो, आई घटते घटते जीरो इंडेक्स पे पहुंचेगा, दैट इज रूट पे, वहां तक कम होना है तो आई ग्रेटर देन 0। तो इनिशियली आई इज सेट टू initially I is set to किस पे सेट कर? मैक्स इंडेक्स which is parent, मैक्सिमम इंडेक्स पे जो पेरेंट है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सर ये फॉर्मूला से हर बार मतलब ये इंडेक्स पे हाँ पेरेंट भाई, मिलेगा ही? हर बार इतनी ट्रेस करके देखे ही नहीं, वर्क ही नहीं करते हो, वीडियो देखे छोड़ दिए। तुम्हारा काम नहीं था कि कल 15-20 एलिमेंट को लेके देखते कि आई प्रॉपर सेट हुआ कि गड़बड़ सेट हुआ। अरे टोटल एलिमेंट को 2 से डिवाइड करके, बाइनरी ट्री है, सीधी सी फंडा है, सोचते ही नहीं हो, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, इट्स अ बाइनरी ट्री, है ना? तो हर साइड दो दो अलग होंगे, इक्वली होंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसे ट्री बनता रहेगा। तो जो 2 से डिवाइड करोगे, ऑड इवन का जो चक्कर होगा, इंटीजर डिवीजन है, ऑलवेज रिमेम्बर। अभी फिलहाल कितना नोट खाली है? एक, मतलब 100 के 4 राइट में एक खाली है। 4 खाली है। 1 मिनट देखो ना, 1 2 3 4 और 2 2 5 4 1 5। हाँ अगर हम 5 इसमें डाल दें सपोज, तो टोटल एलिमेंट 15 हो जाएंगे। बराबर। अब 15/2 - 1 देखो कितना हुआ? 13 नहीं 15/2 इंटीजर डिवीजन 7 -1 -1 6। तो देखो, तो 6 लार्जेस्ट, लास्ट इंडेक्स 30 नहीं हुआ? हाँ बराबर। ये सब वेल टेस्टेड है, वो खुद करके देख लेना चाहिए, कंफ्यूजन है तो दूर कर लेना अच्छी बात है। हाँ, जब काम हो जाए ना तो देखना है, तो वो आपको उस इंडेक्स पे प्लेस कर देगा यस और जो, फिर अभी चेक करेंगे राइट साइड लेफ्ट साइड। हाँ, अब आगे बढ़े। पहले तो ये हो गई कि ये प्रोसेस आई की सेट हुई। एक बार जब आई सेट हो गया, अगली बार हम क्या करते थे? जहां पे आई है, लुक एट द फिगर, आई के रेस्पेक्ट में उसके लेफ्ट चाइल्ड पे आते थे, जे को लेफ्ट चाइल्ड पे प्लेस करते थे। तो आई एम सेटिंग जे एट लेफ्ट चाइल्ड, जे एट लेफ्ट चाइल्ड, चेक आई जे करेंगे ना वन। सर, पहले तो जो ग्रेटर रहेगा उस पे सेट करेंगे ना जे को। अभी नहीं, रुको तो सही, सबके ऊपर ही डिक्लेरेशंस कर दिए, नीचे कोड छोटी रहेगी। पहले सुनो तो सही, हम पहले ही कैसे जान जाएंगे व्हिच इज ग्रेटर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लाइंडली वी विल कम ऑन लेफ्ट। पहले आओ तो सही, वी विल कम ऑन लेफ्ट। तो आई के लेफ्ट में आने के लिए क्या करना होगा? आई इंटू 2 + 1। इसने क्या किया सो देख लो, सेट जे टू LC ऑफ आई। गलत है कि सही है? सही है। अब नाउ व्हाट आई हैव टू सी, कम ऑन ऑन दिस फिगर। अभी देखो, आई 4 के पास है,
और जे 9 के पास है। हमें पहले ये डिसाइड करना है कि डज फोर्थ इंडेक्स इज हैविंग लेफ्ट राइट चाइल्ड, और उसके पास राइट होगा तब तो लेफ्ट एंड राइट में बड़े चिल्ड्रन को फाइंड करेंगे। तो ये कैसे हम तय कर पाए कि इसके पास राइट चाइल्ड है कि नहीं है? सिर्फ बहुत इजी टास्क। आई डॉट सोचो, अब मान लो, एक मिनट मेरी बात सुनो, मान लो फोर्थ इंडेक्स इज हैविंग राइट चाइल्ड, अगर राइट चाइल्ड होगा तो टोटल आइटम 11 हो जाएगा मिनिमम। यस हमें इसी से पता चल जाएगा कि इफ आई ऐड 1 into j, तो सोचो j की वैल्यू 9 है, 9 + 1 10, 10 सेटिस्फाई होने के लिए टोटल नंबर ऑफ आइटम 11 होना चाहिए। दैट इज if the values of j plus 1 is less than n, अगर ये कंडीशन ट्रू है, गौर से देखो, if values of j plus 1 को मैंने ब्रैकेट में घेर दिया टू मेक यू क्लियर, अगर j plus 1 की वैल्यू n से छोटी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या हो गया? अभी जहां पे j है, j is having sibling, j has sibling, is it not? Satisfied या not satisfied? J plus 1 greater than n आएगा ना तो। एक सेकेंड, नहीं भाई, जे सिबलिंग है ये हम तय करना चाहते हैं, तो j plus 1 अभी मान लो सिबलिंग है, मान लो सिबलिंग है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम 11 होगा। यस सर। तो j plus 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो 10 इज लेस देन 11, ये सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब सिबलिंग है। और अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, जैसे राइट नाउ देयर आर ओनली 10 एलिमेंट्स, एंड जब हम j में 1 ऐड करते हैं तो 9 + 1 10, 10 इज लेस देन 10, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब देयर इज सिबलिंग। गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो हम j के पास सिबलिंग है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं, और अगर j के पास सिबलिंग है, lt.i.lc वैसा कहाँ कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है नोड की तरह जो तुम सोच रहे हो? विशाल मित्तल लिंक लिस्ट वाली कॉन्सेप्ट जो दिमाग में घूम रही है, एलसी आरसी वैसा कुछ है क्या? नहीं है। फ्लैट वी हैव डेटा इनटू एरे। इज इट क्लियर भाई? we have created tree not by using linked list concept. हमें सोचना है tree has been created, basically tree हमने create किया नहीं है, visualize करना है। tree has been created using sequential representation form, don't forget this, ये चीजें। ओके ठीक है ना? ओके यहां तक जब क्लियर हो तभी हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी पॉइंट पे जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, मैंने कमेंट लिख दिया हर लाइन पर। आगे बढ़ा जाए। अब जे के पास अगर सिबलिंग है, गौर से देखो, जे अभी लेफ्ट चाइल्ड पे, इज इट नॉट? और हमारा काम क्या है? जे इंडेक्स करना चाहिए लार्जेस्ट चिल्ड्रन के पास। तो अगर सिबलिंग होगा
तभी तो हम लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड की कंपेयर करेंगे। अब हम यहाँ पे छोटी सी कंपैरिजन कर लेते हैं। इफ jth item of array is smaller than, that is, if left child is smaller than right child, that is sibling, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जे को हमने राइट चाइल्ड पे मूव कर दिया। दैट मीन्स लाइन नंबर 162 टू 165 की जो लॉजिक आपको दिख रही है, सर है ना? सर बोलिए। वहाँ पे ए ऑफ जे प्लस वन आएगा सकता ना? अरे तो जे कंडीशन प्लस वन इज सेम एज जे प्लस प्लस। नहीं 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 नहीं, ऊपर इफ वाली कंडीशन में। हाँ हाँ, वो अभी कंपेयर कर रहे हैं, वो करेक्ट कर रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट किए हैं, अभी फिनिश नहीं हुई। हाँ तो अब तो तुम बोल सकते हो ना कि नाउ जे इज पॉइंटिंग टू लार्जेस्ट चिल्ड्रन, हाँ या नहीं? नाउ जब जे के पास लार्जेस्ट चिल्ड्रन है, तो हम चाइल्ड एंड पेरेंट का कंपैरिजन करेंगे। चाइल्ड एंड पेरेंट का याद होगा, पेरेंट इज आई ith item and child is jth item. Now compare parent and largest child. Okay. सर ऊपर जे प्लस प्लस क्यों किया? सोचो थोड़ा सा। हमारा काम क्या है, फिगर में चलते हैं, एक बार समझ में आ जाएगी। किसी भी एक स्टेज के फिगर में रहते हैं। जैसे मान लो इस फिगर में जहां पे आई लिखा हुआ, अभी जो फिगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यस सर। आई है 75 के पास और जे है 25 के पास। यहां तक तो क्लियर? यस सर। अब देखो तो हमें तो लार्जेस्ट चाइल्ड से पेरेंट को कंपेयर करना है ना। हाँ तो जे तो अभी 25 है और जे का सिबलिंग जे प्लस 1 45 है। तो हमें यस। देखना है दोनों चाइल्ड में बड़ा कौन सा है। अभी बड़ा है 45, हाँ हाँ। तो जे को हम 45 पे ले आएंगे। अच्छा। एंड अब लार्जेस्ट चाइल्ड एंड पेरेंट का कंपैरिजन हो जाएगा, राइट? यस सर। ऐसा ही काम हम लोग कोड पे कर रहे हैं। तो हमने कमेंट में लिख दिया कि अगर जे के पास सिबलिंग है, देन चेक कर लो कि क्या लार्जेस्ट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब लेफ्ट चाइल्ड स्मॉलर हो गया राइट चाइल्ड से। यस सर। तो हमने जे को, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो जे को प्लस प्लस कर दिया, मतलब जे को लेफ्ट चाइल्ड से उठा के राइट चाइल्ड पे कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट जे टू लार्जेस्ट चिल्ड्रन।
अगर ये कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब जेथ वैल्यू पहले से ही बड़ा है, दैट इज लेफ्ट चाइल्ड। यस सर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं। अब लाइन नंबर 168 देखो। नाउ वी आर कंपेयरिंग पेरेंट विथ लार्जेस्ट चाइल्ड। इफ दिस इज सेटिस्फाइड, हम इंटरचेंज किसके किसके बीच में करेंगे? पेरेंट एंड चिल्ड्रन के बीच में। ऊपर से ही मिलता जुलता कोड है, कॉपी पेस्ट करके और एडिट कर देते हैं। अब ith वैल्यूज को कम एक्सचेंज किया गया jth वैल्यूज के साथ। इज इट क्लियर? अभी कंप्लीट नहीं हुई, मेजर टास्क हो गया है, बट देयर इज सम कोई प्रॉब्लम? सर लाइन नंबर 168 पे J+1 होगा ना सर? एक फिर से मिनट, लाइन नंबर 168 क्यों j+1 होगा ये बताइए। सर, बिकॉज हम लोग आप कंपैरिजन कर रहे एक हैं एक ना। वेट अ, वेट वेट एक मिनट रुको। लाइन नंबर 168 से पीछे ए- लौटो और ओके, ये हमें बताओ, आई इज पॉइंटिंग टू दैट लार्जेस्ट इंडेक्स वाले पेरेंट के पास एंड जे इज पॉइंटिंग टू इज लार्जेस्ट चाइल्ड, राइट या रॉन्ग? लार्जेस्ट सर, राइट सर। तो जब पेरेंट के पास आई है और लार्जेस्ट चाइल्ड के पास जे है, तो हमको ith एंड jth आइटम को कंपेयर करना है ना। हाँ 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 हाँ, हमें कंपेयर किसको करना है? पेरेंट एंड चाइल्ड। पेरेंट एंड चाइल्ड को। तो पेरेंट एंड चाइल्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं, और अगर पेरेंट चाइल्ड से छोटा है तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं। करेक्ट? करेक्ट सर, हाँ। जितनी भी लॉजिक्स हम लोग ने ट्रेस किया था क्लासेस में जो देखे, सेम चीज है। When is इंटरचेंज, तो पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में इंटरचेंज होगा, है ना। क्लियर है? अब यहाँ गौर से एक बात देखो, हम किस फिगर में किस स्टेप को दिखाएं आपको। इस वॉइस वेटिंग, वॉइस तो ठीक हो जाती है, वेट। अब एक बात आपको याद होगा, कैन यू हियर मी नाउ? अब ये देखो,
इज इट ओके नाउ? अब यहां गौर से देखो, हमने तो पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में इंटरचेंज किया, बट इस फिगर को देखो गौर से, जब 25 और 100 के बीच में एक्सचेंज होगा तो ऐसी फिगर बनी। नीचे वाले पोर्शंस का जिसका हीप बन चुका है उसकी हीप वायलेट हो गई। हमें उस पर्टिकुलर स्टेप्स को दिखाना है। सो अगेन आफ्टर दिस इंटरचेंज हमें वंस अगेन इस दोनों के बीच में इंटरचेंज करना होगा लार्जेस्ट चाइल्ड। तो ये काम अभी हमें करना होगा। नाउ गौर से देखो, और इस काम को करने के लिए हमने क्या किया था? नाउ वी हैव सेट, गौर से सुनना मेरी बात को, नाउ वी हैव क्रिएटेड, हम उस कमेंट को लिखते हैं तो ये बेटर होगा। नाउ till this stage, till this step, we created heap of, किसका हीप बना लिए? ith नोड का, ith नोड या आइटम। इज इट क्लियर? but this act might break heap property of jth item। इस लाइन को पहले पढ़ो एंड सेटिस्फाई हो जाओ। इज इट राइट? इस बात को समझ गए? भाई फिगर में देखे थे ना कि जब 125 का जब हीप बना तो 25 की जगह पे तो पहले से 100 था, तो 100 तक तो हीप बन चुका था। 100 ऑनवर्ड्स नीचे देखो हीप बना हुआ है, बट बिकॉज ऑफ दिस इंटरचेंज हीप वायलेट हो गया कि नहीं हो गया नीचे का 25 ऑनवर्ड्स। तो इस पोर्शन में फिर से हमें हीप बनाने की प्रोसेस रिपीट करनी है। तो अभी जहां पे जे है उस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम हिप बनाने की कोशिश करेंगे, उस पॉइंट ऑनवर्ड्स हिप बनाने की कोशिश करेंगे, है ना? और हिप बनाने के लिए जो काम किए थे वही करेंगे। तो जिस दो आइटम के बीच में इंटरचेंज होता है तो ith आइटम का हिप तो बन गया, बट jth आइटम का हो सकता है हिप डिस्ट्रॉय हो जाए। मतलब अभी जहां जे है उसके लिए फिर से हमें हिप बनानी है। फिर से हिप बनाना है ना, और हिप बनाने का काम ही तो किए।
तो अगर इस लॉजिक में गौर से जो कहते हैं उसको ध्यान से सुनना, इस लॉजिक में थोड़ा सा करेक्शन करें और हिप बनाने की प्रोसेस कहां से शुरू हो रही है, गौर से देखोगे लाइन नंबर 161 से, हाँ या नहीं? है ना? तो वंस अगेन एट दिस लेवल हमें हिप बनाने की प्रक्रिया को रिपीट करना होगा। तो अगर हम फिर से रिपीटेशन की लॉजिक को यहां लिखेंगे तो कोड तो अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा ना। कैन आई रीअरेंज द होल कोड? दैट विल बी बेटर। तो पहले ये तय करना है कि क्या हिप वायलेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर हिप वायलेशन हुआ तभी हम प्रोसेस रिपीट करेंगे। गौर से देखोगे, इस बात से सेटिस्फाइड हो ना? जेथ आइटम की हिप वायलेशंस अगर हुई तभी तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये छोटी सी चेक तो हम यहाँ कर ही सकते हैं, क्या जेथ आइटम का हिप वायलेट हुआ? हैज हिप has jth item heap lost? ऐसा लिख दे ये कमेंट। तो jth आइटम का हिप लॉस्ट हुआ, ये कैसे पता चलेगा? जहां पे jth आइटम है उस jth आइटम को कंपेयर करना होगा चाइल्ड से। फिगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सो ऑलवेज फिगर। jth आइटम को कंपेयर करना होगा चाइल्ड से, पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस। एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशन ही कह पाएगा कि वायलेट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना? अब खुद सोचो, ये एक्सचेंज कब होता है? एक्सचेंज कब होता है? जब पेरेंट छोटी होती है चाइल्ड से, है ना? एक सेकेंड के लिए इस चेकिंग के तरीके को थोड़े से बदलते हैं, हमारे दिमाग में एक आइडिया आई that can make the whole thing much simpler. If condition fails, that means there is no interchange. Since there is no interchange, हिप वायलेशन होगा ही नहीं। So I shall create a flag kind of thing. एक boolean variable एक बना लेते हैं, कैप्स में लिखते हैं थोड़ा सा अलग दिखने के लिए। हिप, उसको इनिशियली हम कुछ भी करते हैं वैल्यूज ट्रू, इसकी कोई जरूरत नहीं, बट ऐसे इनिशियलाइज किया। गौर से देखो, इफ एक्सचेंज हुआ दैट मीन्स देयर इज अ चांसेस ऑफ breaking down the heap properties of jth item. But if there is no
exchange at all. So there is no chances of breaking heap item, heap property. Satisfied or dissatisfied? मैं ये क्या कर रहा हूं, तो देखो यहां if there is interchange, that means heap might would have got broken of jth item. हुई या नहीं हुई तो चेक से पता चलेगा, बट अगर कोई इंटरचेंज ही नहीं हुआ तब तो नीचे वाले का jth आइटम का हिप कभी नहीं टूटेगा, वो सेटिस्फाई करता रहेगा। यस, अब पूरे कोड को थोड़ा सा हम रीस्ट्रक्चर कर देते तो मजा आ जाता। इस पूरे कोड को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर, क्योंकि लाइन नंबर अभी जो हमारी चेंज होके दिख रही है 167 ऑनवर्ड्स, जो मेरा काम हो रहा है 167 से लेके 179 तक, ये तो यही तो हो रहा है, हिप बनाओ का प्रोसेस। हिप बनाओ का प्रोसेस। थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना, कॉम्प्लेक्सिटीज लेवल यहाँ पे आती है, हाउ कैन आई थिंक, और ये एक्सपीरियंसेस आएंगे। अगर इनिशियली आपकी जगह होते, मेरे को पता है कि एम ये है करना, हम उस काम को तो 100% करेंगे, कोड भले लेंथी हो जाए। बिकॉज मैं क्या देख पा रहा हूँ, लाइन नंबर 167 से लेके 179 तक ये हीप बना रहा है किस इंडेक्स के वैल्यूज का, बताइए तो, ith इंडेक्स का, हाँ या नहीं? अब अगर हिप टूटी, नीचे लाइन नंबर 77 को देखो, अगर हिप वायलेट हुआ होगा तो किस इंडेक्स का? अगर हिप वायलेट हुई होगी तो किस इंडेक्स का? आई का वायलेट होगा, आई का तो बना जे का। दैट मीन्स लाइन नंबर 67 ऑनवर्ड्स को मैं अब ये बोलूं कि भाई तुम मेरे जेथ आइटम का जो इंडेक्स है उसका हीप बनाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर हम कर देते हैं, ओके, थोड़ी सी चेंजेस। अब मैं गौर से देखना एक बात को, यहां मैं आई को बदल के के कर रहा हूं, बिकॉज आई हमें नीचे सेट करनी है अपने प्रोसेस के लिए। छोटा सा टूटा हुआ लेकिन वहां ओके। नाउ क्या कर रहे हैं, सो गौर से देखो, ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं इस प्रोसेस को अब एक रिपीटेशंस लॉजिक में डाल रहा हूं, देखना जो गौर से। लेट मी राइट डाउन, वेट, अब देखो गौर से, मैं यहाँ पे आई को सेट कर दिया के पे, ठीक है ना, आई को सेट कर दिया। तो अब लूप के अंदर देखो लाइन नंबर 67 ऑनवर्ड्स, ith नोड का ही, ith आइटम का ही बन रहा है, कि नहीं बन रहा है? यस, आराम से देखो, वन बाय वन। व्हाई आई डिड दिस चेंज? बिकॉज मेरे को अब अगर हिप बनानी है तो किसका? जेथ आइटम का। एंड इस लोकेशंस पे मैं जे को
सेट कर दिया आई पर, ये लाइन को देखो, एंड जब ये लूप रिपीट कर देंगे तो क्या ये ith आइटम के लिए रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? रिपीटेशन कंडीशंस वगैरह भी लिखेंगे, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस सेट को देखो, लाइन नंबर 177, j goes to I and loop repeats, लाइन नंबर 66। तो अगर ये लूप रिपीट हो जाएगी तो वंस अगेन j I के अकॉर्डिंगली नीचे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, हाँ या नहीं? हाँ, वेल कभी भी कंफ्यूजन हो इसी मोमेंट पे बोलना, कोई भी। अब तय हमें ये करना है कि शुड आई रिपीट दिस, तो इसको कब तक रिपीट करेंगे? फिर जब तक हीप वायलेशन ना हुआ हो, वाइल ये हीप एक कंडीशन तो हो जाएगी HEAP हीप, अगर हीप इज इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि हीप फॉल्स तभी होगा जब पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में एक्सचेंज हुआ होगा, एज वेल एज द फर्स्ट कंडीशन इज आई बढ़ता बढ़ता, आई जैसे जैसे नीचे की ओर प्रोग्रेस करेगा, अब तो आई अब नीचे जा रहा है क्योंकि हम लोग पूरे नीचे के पोर्शन को रीचेक कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो ट्री से बाहर निकल जाए। मतलब ये तब तक प्रोसेस रिपीट करेगा जब तक आई के कॉन्टेक्स्ट में जे सेट हो पाए। आई के कॉन्टेक्स्ट में जे का मतलब क्या हो गया? आई पेरेंट एंड जे लेफ्ट चाइल्ड, और जे सेट हो पाने का मतलब क्या हुआ? जे कैसे सेट होता है? यूजिंग फॉर्मूला I into 2 plus 1, is it not? J is set using this formula. है ना? If J can be set, अगर J can be set, इसका मतलब the thing has to be carried out. If this formula is satisfying, number of elements से कम, if this is less than total number of items, k को एक डिफाइन कर देना होगा। अब नाउ आई थिंक प्रोसेस इज कंप्लीट। मेरे समझ से इस बात को देखो मैं क्या कह पा रहा हूं। इन कंपैरिजन विथ आई, जे को सेट करना होगा, और जे सेट किस फॉर्मूला से होती है? इस फॉर्मूला से। तो जब तक जे सेट हो पाए with respect to the values of I, तभी तक तो हम पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में कंपैरिजंस करेंगे, और अगर ये सेट नहीं हो पाया इसका मतलब हीप बन चुका है। अब फिर हम थोड़े से पीछे लौटना है एंड ith नोड की हीप बनानी है।
इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? पहले सेटिस्फाई हो। कोई प्रॉब्लम दिख रही है? सोनल पांडे, नाउ सी हमने थोड़ा सा रोल में बदलाव क्यों किया? क्योंकि जिस पोर्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको जरा गौर से देखो। आई एम ट्राइंग टू सेट हीप प्रॉपर्टी ऑफ ith item. Okay, so in comparison with I have to fix j to its left child. But if I can, acha, one mistake I found, initially heap property should be false. Okay, नहीं तो चलेगा ही नहीं। तो इनिशियली आई थॉट हीप हैज नॉट बीन क्रिएटेड, और हीप बनानी किसकी है? ith एंड jth चाइल्ड के बीच में। तो अगर jth चाइल्ड सेट हो सकता है, अगर jth चाइल्ड हो सकता है तभी तो ith एंड jth के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो jth चाइल्ड वाली फॉर्मूला यहाँ पे मैंने किया, एंड jth चाइल्ड सेट किए। हम jth चाइल्ड पहले भी सेट कर लेते तो फिर हमको अंदर भी करना होगा, क्योंकि इफ के अंदर भी जाके jth चाइल्ड को सेट करना होगा। क्या चाहते हो कि वो कोड में इंटरचेंज कर दें? थिंग्स आर सेम। पहले देख लो, ith एंड jth चाइल्ड के बीच में कंपैरिजन हुआ, करना है। बट j क्या होगा? j should point to the largest child, ये portion, and then there is interchange between parent and child if parent is smaller than child. और जब पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में एक्सचेंज होता है तो जिस चाइल्ड के बीच में एक्सचेंज होगा वहां की हीप हो सकती है टूट जाए। सो हमें उस पोर्शंस को फिर से कैरी करना है, सेम लॉजिक को रिपीट करना है। तो मैंने आई को सेट कर दिया उस जे पर। इनिशियली जहां हमारा जिस ith आइटम का हीप बनाने जा रहे थे वो वैल्यू तो ऑलरेडी k के पास है, और k को मैं ऊपर पुश कर रहा हूं, है ना? एंड उसकी वैल्यू कॉपी हो गई यहां, है ना? इज इट करेक्ट? पेरेंट एंड चाइल्ड एक्सचेंज नहीं हुआ तो ही प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होगी, और जब ही प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हुई तो लूप का ये कंडीशन फेल हो जाएगा।
ये while लूप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देन हम लोग kth इंडेक्स तक हीप बना लिए। अब k को पीछे की ओर पुश किए। वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक। अगर हम लोग ये पेपर पे वर्कआउट करते हैं डिजाइन, काफी इंटरेस्ट आता है। बिकॉज आपके पास उतना टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं दे सकते हो, बट ड्यूरिंग आवर कोर्स दिस काइंड ऑफ कोड्स को डिजाइन करने में हम लोग को खुद से बहुत टाइम लगता था। 2 days, 3 days, 4 days इम्प्रूवमेंट होते होते होते। और वो ऐसा नहीं कि कोडिंग करना है और सिस्टम पे टाइप करके रन करना है। ऑन पेपर एवरीथिंग हैज टू बी मेड क्लियर। पूरी डायग्राम बनाइए, उस हर स्टेज को सोचिए, क्या लिख सकते हैं उसको देखिए, एंड सो ऑन। है ना? तो ith वैल्यू का जब हम हीप बनाएंगे तो उसके पास jth वैल्यू होगा, तभी तो हीप बनाएंगे। यस या नो? मतलब आई के पास लेफ्ट चाइल्ड होगा तभी ना। और लेफ्ट चाइल्ड होगा इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से तो उसकी इंडेक्स ऑलवेज कम होगी ना, टोटल नंबर ऑफ आइटम से। That is why these comparisons. If j can be set and heap is violated, then set j and find sibling of j, compare parent and largest child, jth child. If parent is smaller, do the interchange. Because of this interchange, jth items index might get violated. So I made this flag, जो boolean variable heap लिए थे, false, and this loop repeats. तो loop repeat के तभी repeat होंगे या तो heap property false हो, as well as jth item हो in comparison with newly set I. तो jth पोर्शंस का जो हीप बन गया ना, उस पूरे नीचे वाले को रीचेक करने के लिए मॉडिफिकेशंस की गई। नाउ आई थिंक इट इज परफेक्ट। वी कैन रन एंड सी व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग। हो सकती है जैसे मर्ज सॉर्ट के अंदर में एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसको नेक्स्ट डे मैंने करेक्ट किया था। देयर मे बी सम चांसेस, बट ओवरऑल आप जब अपने लॉजिक को देखोगे कि पेपर पे जो मैंने किया वैसा ही काम हम यहाँ हो रहा है कि नहीं, उससे पता चल जाएगा कि थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शंस। We will do the call, heap sort, merge sort को कमेंट कर दें and call heap sort. Is it clear? Now let me run. ईश्वर को याद करके रन करिए कि होपफुली लॉजिक सही हो रही होगी। थैंक गॉड रिजल्ट सही दिख रही है। $78 और 32 नहीं हुआ ना सर? ओह, एक गलती है। हाँ, दैट मीन्स तुम लोग के लिए एक्सरसाइज है, मेरे लिए भी एक्सरसाइज है कि कहाँ पे एक मिस्टेक छूट गई है। 4, 5, 78, 32, 100, 32 और 78 का चक्कर है। अरे यार,
अच्छा, लेट अस डू वन थिंग। आप सारे इसको ट्रेस भी करोगे एंड जो लिटिल मिस्टेक कहीं राइटिंग में रही होगी दैट विल गेट करेक्टेड। उस पर अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक तो समझ में आ गई, कोड समझ में आ गया। तो अभी राइट नाउ वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन सिंपली फाइंडिंग बग ऑन दिस, बिकॉज वो हम आराम से अकेले वो अलग कर लेंगे। एंड आप लोग के लिए टास्क होगा कोड एंड वो सारे चीज तो शेयर्ड है ही, आप भी देखने की कोशिश करोगे लेकिन करते नहीं हो। पिछले दिन भी जो छोटी मिस्टेक थी वो करने से लॉजिक क्लियर होता है ज्यादा, ये नहीं समझना है कि इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो इसको एक बार आप सब चेक करोगे कि चेक कैसे करना है, तो मैं बता रहा हूं। ये कोड जो आपको दिख रहा है, ठीक है, 10 आइटम आप पेपर पे बनाइए। इनिशियली 10 नहीं, कम ही आइटम रखो, 5-6 आइटम रख लो। लेकिन ऐसा सिचुएशन हो कि नीचे हीप क्रिएशन के क्रम में नीचे वाले का हीप वायलेट हो, तभी हो पाएगा। हीप वायलेशन होना बहुत जरूरी है नीचे का, तभी नीचे का पोर्शन रिपीट होगा, ठीक है ना। तो पेपर पे जरा वर्कआउट करो, क्लियरली दिख जाएगी कि वेयर द मिस्टेक इज। ठीक है, राइट नाउ आई एम जस्ट मूविंग, we have about time in this portions। हम लोगों ने, याद होगा आपको, 2 days बैक वी हैड डिस्कस्ड एवीएल ट्री, एंड उस एवीएल ट्री में हम लोग रोटेशंस प्रोसेस को डिस्कस किए थे, याद होगा ना। एवीएल ट्री इन क्लॉकवाइज कैसे करते हैं, क्लॉक रोटेशंस कैसे करते हैं। तो लेट अस डिस्कस within 15 minutes this particular topic, how we create a AVL tree. Now in creations of AVL tree there are basically 4 situations. There are basically 4 problematic cases. कैसा कैसा problematic cases है when you do that, and उसके लिए rotations already हम लोग समझ चुके थे। तो सबसे पहले मान लो कोई नोड ऐसा है, parent node P, and always I draw figure in such a way that parent, left child, और ये फिर यहाँ पे कोई भी चाइल्ड, सपोज x, एक फिगर ऐसा बनेगा, एंड दूसरी फिगर आपकी ऐसी बनेगी। फिर यहाँ पे one is parent, right child, and left, again some data here x। one problematic situations ऐसा है कि P represents unbalanced modes। P जो parent है ये unbalanced है। बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकलती है? बैलेंसिंग आपको ऑलवेज बैलेंसिंग फैक्टर पहले कैलकुलेट करना होता है। बैलेंसिंग फैक्टर ऑलवेज पहले कैलकुलेट करना होता है। इन एवीएल ट्री बैलेंस फैक्टर, balancing factor is equal to height of left tree minus height of right tree।
ये अपोजिट भी आप लिख सकते हो, तो इंटायर कन्वेंशंस विल, as per this assumptions, what will happen? Always balancing factors value will come as -1, sorry, -2, thereafter -1. Zero, +1, thereafter +2. देखो, these are the possible values of balancing factor. जब आप balancing factor compute करोगे, you get only any of this 5 values. Now, अगर -1, 0 और +1 बैलेंसिंग फैक्टर की वैल्यू आती है, तो ट्री बैलेंस्ड होता है. If balancing factor is either this, then tree is balanced. On the other hand, अगर बैलेंसिंग फैक्टर की वैल्यू आपका -2 और +2, तो ये अनबैलेंस्ड हो गया. अनबैलेंस्ड. गॉट इट? क्लियर है? ओके. अब हमारा सबसे पहला टास्क क्या है कि बैलेंसिंग फैक्टर निकालना. कैसे निकालते हैं बैलेंसिंग फैक्टर? हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट ट्री. हाइट ऑफ, उसको जरा एक मिस्टेक है, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट. तो अब देखो x के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. अब LC के लिए अगर देखोगे, तो LC के लेफ्ट में 1 हाइट है, राइट में 0 हाइट है. 1 माइनस 0 इज इक्वल टू +1. अब P को देखोगे तो P के लेफ्ट में 2 लेवल है, दैट मीन्स 2 माइनस P के राइट में एक भी नहीं है, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू +2. आगे बात समझ में? इसी तरह इस फिगर नंबर, ये केसेस 1 हो गया और ये केसेस 2 हो गया. केस 2 हो गई. अब केस 2 को कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? ये हो गया 2, ये हो गई -1, ये हो गई -2. इज इट क्लियर? तो AVL ट्री में आपको क्या करना है? एज पर द रूल ऑफ BST, नोड हैज टू बी इंसर्टेड. BST के अकॉर्डिंगली नोड इंसर्ट करना, देन बैलेंसिंग फैक्टर कंप्यूट करना, एंड देन बैलेंसिंग फैक्टर को चेक करना कि कौन कौन सा ऐसा नोड है
जिसके बैलेंसिंग फैक्टर -2 हैं, +2 और -2। अब केस 1 में क्या होगा, सो देखो अनबैलेंस नोड की साइन कितनी है। अनबैलेंस नोड मैं यहाँ पे किसको बोल रहा हूँ, पी को बोल रहा हूँ ना। पी अनबैलेंस नोड है, तो पी की साइन को देखना है, साइन ऑफ पी का साइन क्या है, प्लस। जब अगर अनबैलेंस नोड का साइन प्लस हो तो उसके लेफ्ट चाइल्ड के नोड के साइन को देखना है, एंड ये भी प्लस है। गॉट इट। इस सिचुएशंस में what we have to do is you have to rotate P into clockwise direction. Rotate clockwise. किसको, P को। Got the point? Getting the point? Similarly, case 2 देखो, केस 2 में क्या है, पेरेंट साइन माइनस है, तो when the sign of parent is minus, always you have to check sign of right child, and eventually this is also minus. In this case, you have to rotate into anti-clockwise direction. तो P को एंटी क्लॉक रोटेट कर, गौर से देखा, बात समझ में आई। हम लोग रोटेशन तो ऑलरेडी सीख ही चुके थे पहले ही, उस थ्योरी को यूज कर हमने बढ़िया, सॉरी, लेफ्ट चाइल्ड विल बिकम लाइक दिस। रोटेशन वाली स्लाइड को देखना, क्लास को 2 days बैक। तो आफ्टर रोटेशन we get this figure. Similarly, this will get rotated into anti-clock direction. So after rotations, we got this answer, that is RC. जो भी RC की वैल्यू होगी, that will become root, P will become left child, and X will become right child. हो जाएगी ना। Is it clear till this point? हम लोग आज रूल सारे डिस्कस कर लेंगे, एंड कल प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक 8-10 नंबर की क्रिएट कर लेंगे। यस। अब केस 4, केस 4 टोटल, देयर विल बी 4 केसेस, 2 केसेस वी हैव डिस्कस्ड। अब नाउ वी हैव केस 3। we have case 3 and case 4. ये ऊपर वाले केसेस का ही एक्सटेंशंस है। Now in case 4 केस के लिए हम एक फिगर पहले बना लें। केस 3 के P left child, this is, and any data X here.
इन दिस केस आप क्या देख पा रहे हो? साइन ऑफ P is plus, but sign of left child is minus. Calculate. इसकी बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसकी बैलेंसिंग फैक्टर -1, इसकी बैलेंसिंग फैक्टर नॉट। ये बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? Now the four conditions will be as follows. Let me draw it first. There is note this P, then right child, and then some data on left of this. In this case, the balancing factor will be what, guys? 0 plus 1 minus 2. Is it not? So now I will correct. Here, when you see this, sign of right child is plus. तो यहां देखोगे 3 and 4th cases में साइन अपोजिट है, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड केसेस में दोनों के साइन सेम है, पेरेंट एंड चाइल्ड। नाउ इस केस में क्या करना होता है? सो देखो, अभी चीजें क्लियर नहीं है, जस्ट वेट। इन दिस केस सबसे पहले चाइल्ड विल बी रोटेटेड इनटू एंटी क्लॉक डायरेक्शन. So this is the situations of double rotation. Child is rotated into minus मतलब anti-clock directions. Child is rotated into anti-clock direction. And then after rotation, the figure what we get, in that parent will be rotated into clockwise directions. So double rotations you have to do at this case. So when I do this figure like this, after this we get, अब देखो तो X will become center and LC has to be rotated into clockwise directions. After rotations, this figure will become like this. First rotation. Then second rotations. In this will be rotated into clockwise directions. So we will get finally figure like this. Is it clear? क्लियर है ना? सिमिलरली फोर्थ केसेस में भी यही चीजें होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट चाइल्ड है ना,
First of all, right child will be rotated into clockwise directions. सर ये थर्ड वाला फिर से बताओ ना। थर्ड वाला देखो ना, थर्ड वाले में दोनों के साइन अलग अलग हैं, पेरेंट के एंड लेफ्ट चाइल्ड के। ठीक है, तो पहले लेफ्ट चाइल्ड को रोटेट करना होगा, जैसे हम लोग पेरेंट को रोटेट करते थे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक जो भी है, सेम लॉजिक को फॉलो करके पहले हम पेरेंट चाइल्ड को रोटेट करेंगे। तो चाइल्ड रोटेट किए तो हमें ये फिगर बना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशंस कैसे करते हो? थंब को लेफ्ट हैंड साइड के थंब को एक्स पे रख दिए एंड फोर फिंगर को एलसी पे रख दिए एंड घड़ी के डायरेक्शन में घुमाओ, तो एक्स का लेफ्ट चाइल्ड में आ जाएगा एलसी एंड एक्स विल गेट अटैच्ड विथ पी। तो ये फिगर बन गई। मतलब गौर से देखो, आफ्टर दिस फर्स्ट रोटेशन फिगर नंबर 3 बन गया फिगर नंबर 1, इज इट नॉट? एंड फिगर नंबर 1 बन गया और फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंगली तो हम लोग फिर पी को रोटेट कर दिए। तो 3 एंड 4th केस डबल रोटेशंस के केसेस हैं। सिमिलरली यहां भी हो जाएगा, सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। So when this will get rotated into clockwise directions, क्या होगा? P तो जैसे है वैसे ही रहेगा, P के राइट में। Now राइट हैंड को उठाओ, राइट हैंड को X पे थंब रख दो एंड RC पे 4 फिंगर एंड रोटेट इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो जाएगा? आ जाएगा यहाँ पर एंड X के राइट में चला गया RC। Now in this figure, है ना, हम लोग अब इसको रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, सॉरी एंटी क्लॉक डायरेक्शंस में। अब एंटी क्लॉक किसको रोटेट करना है? पी को। तो पी के राइट चाइल्ड पे 4 फिंगर को रख दिए एंड पी को रोटेट कर दिए। सो ये फिगर क्या बन जाएगी? X will be on top, P will become, that means figure number 4 got converted into figure number 2 after rotating RC, sorry, RC, right, into clockwise directions. So ये double rotation cases हैं, okay? ये साइन प्री डिफाइन होते हैं या हम लोग डिफाइन करते हैं? नहीं भाई, वो जब ये निकालोगे ना बैलेंसिंग फैक्टर, यस सर। तो बैलेंसिंग फैक्टर के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ले ले। सर इज इट क्लियर? हेलो बोलिए। सर, ये नहीं समझा हाँ, सर, बोलिए। थर्ड केस और फोर्थ केस में एलसी को और आरसी को कैसे रोटेट करना है? क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉक रोटेशन जो करना है वही फॉर्मूला यहाँ पे लगी। थंब वगैरह कैसे प्लेस करना है? किसको? आपके क्लॉक परसों वाली वीडियो, ये इसको देखो पेपर को, क्लॉकवाइज रोटेशंस में कैसे की गई थी। हमको आरसी पे रखा। क्लॉकवाइज रोटेशन कीप थंब, क्लॉक या एंटी क्लॉक किसको डिस्कस करना है? दोनों सर। पहले क्लॉक रोटेशन, ऊपर देखो क्लॉक रोटेशन क्लॉक समझ, केस 1 केस 2 को देख लो। पी को जब रोटेट करोगे क्लॉक में केस 1, तो एलसी पे थंब रखिए
एंड पी पे रखिए 4 फिंगर, रोटेट करती है। बन गया? हाँ सर। एक्स तो जहां था वहीं रह गया, एक्स से कोई परेशानी नहीं है। एक्स पहले भी एलसी से अटैच था, बाद में भी एलसी से ही अटैच था। एक्स पे फिंगर रख दो और सिर्फ एलसी एंड पी को देखो, एक्स को ढक दो। क्लियर? हाँ सर। ठीक उसी तरह केस 2 में एक्स को ढक दो एंड ओनली पी एंड आरसी को देखो। आरसी का एंटी क्लॉक रोटेशन में बन गया लेफ्ट चाइल्ड पी। हाँ सर। बस यही दोनों नीचे 2 बार रिपीट हो रहे हैं और कोई परेशानी नहीं। इसमें थर्ड केस में सर पहला जो रोटेशन है मिडिल एलसी को कैसे रोटेट करना? हाँ, पहले एलसी को एंटी क्लॉक तो उसको कैसे हमको करेंगे? फिगर बना है वो अभी सीखे, फिर कैसे करेंगे? तो फिर ऊपर में क्या सीखे केस 2 में? सेम रहेगा सर, एलसी पे। केस 2 में हाँ सर, एलसी पे लेफ्ट हैंड का थंब रख के हाँ वही और कर रहे हैं। पेरेंट को इस रोटेट केस- कर। हाँ, एलसी को रोटेट कर रहे हैं। ये कर्व कहाँ बनाए हैं? एलसी पे, पी को नहीं, एलसी को। अच्छा, यहाँ पे फिगर से 2 बार रोटेट करना है, एक बार को रोटेट होगी, फिर उसमें पेरेंट को। हाँ सर। ठीक है ना? प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगी। इट इज वेरी सिंपल। और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग कल 8-10 डेटा का एबीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट विल मेक यू क्लियर। ओके, सो विद दिस वर्ड आई विल शेयर बोथ द साइड्स और हिप्स और को ट्रेस भी करोगे एंड विल स्टॉप द क्लास। ओके, बाय बाय।